कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत अनेकता में एकता का देश, जहां अनेक जाति, धर्म, बोली, भाषा, सभ्यता, संस्कृति के लोग रहते हैं। भारत की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसका नाम रखा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जोड़ी बनी गुजरात राज्य के साथ। गुजरात और छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विविधताएं हैं, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। हमारे आज के कार्यक्रम के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, जो कि साहित्यकार हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। वर्मा जी, मैं जो सबसे पहला प्रश्न इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि किसी भी प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति उसके लिए क्या महत्व रखती है? देखिए, ऐसा है कि जो संस्कारित करे वो संस्कृति है जी। बहुत बड़ा दायरा है और हम लोगों को समय में बहुत सारे प्रश्नों पर बात करना है। पहली बात तो ये कि गुजरात पर और छत्तीसगढ़ की समानता पर एक बात करें। मन जो है वो छत्तीसगढ़ का और गुजरात का एक जैसा है। यहाँ भी शांतिकामी लोग हैं और शांति का सबसे बड़ा अग्रदूत और सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी का जन्म है हुआ गुजरात में जी। और छत्तीसगढ़ में गांधीवाद का बड़ा गहरा प्रभाव है जी। दूसरी बात ये कि देह यष्टि जो है, शारीरिक बनावट, वो गुजरात के लोगों की और यानी छत्तीसगढ़ के लोगों की देखने पे ऐसा लगता है बहुत समान लगता है जी। हम लोग संस्कृति पर बात शुरू करें। संस्कृति का मतलब है जो संस्कारित करे वो संस्कृति है। बिल्कुल। बहुत बड़े दायरे में इसकी परिभाषा होती है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के लोक तत्व से उदाहरण दे करके थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि खान पान, जीवन, चिंतन, पहनावा, तमाम चीज़, विवाह पद्धति, सारी चीज़ों को निर्धारित करने वाली चीज़ जो है, सूत्र है, वो संस्कृति है जी। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि संस्कृति आदमी के मन को और परिवार की बनावट को और किस तरह से निर्धारित करती है और कैसे उससे संचालित होता है आदमी या परिवार या देश या विश्व में संस्कृति की क्या महत्ता है, उस पर स्पष्ट करने के लिए बहुत ही लोक जीवन से जुड़ी हुई सच्ची कहानी को बताना चाहता हूँ। ये कि यहीं रायपुर के एक होटल में एक स्त्री गई, एक पढ़ा लिखा आदमी उसके पास बैठा था, उसे खा रहा था, वो जलेबी लेके खा रहा था, तो स्त्री ने भी जलेबी लिया और ले करके आके बैठी वहीं। पैसा दिया उसने और ले करके बैठी रही अपने बच्चे के साथ और पति के साथ। तो वो आदमी ने पूछ लिया उससे कि बहन जी, आपने जलेबी लिया और खा क्यों नहीं रहे हो आप? तो बोले, बाबू हम लोग अब खाया नहीं है, मतलब ले लिए और खा लिए ऐसा नहीं, घर में बूढ़ी माँ है, पिताजी हैं और घर के और लोग हैं, जब हो जाएंगे तो चाहे एक एक टुकड़ा मिले, लेकिन मिल बैठ के खाते हैं तभी हमको लगता है कि हम खा रहे हैं। ये संस्कृति है जी। तो संस्कृति का जो सूत्र है बहुत व्यापक है, बड़ा है। और गुजरात और छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जो मेल के बिंदु हैं ये हैं कि आदिवासी समाज में गुजरात में भी वही ठीक वही पद्धति है और यहाँ भी है। दूसरा, नृत्य में हम देखते हैं कि गुजरात की जो संस्कृति है उसमें डंडा नाच जो है, यहाँ हमारे यहाँ डंडा नाच कहते हैं और वहाँ डांडिया में भी डंडा नाच है, डंडा लेकर के डांडिया नाचा जाता है और यहाँ डंडा नाच के और पहनने के संदर्भ में भी देखने में आता है कि बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं वो लोग गुजरात में जो डांडिया नाचते हैं और तमाम तरह के। यहाँ भी हमारे यहाँ के जो नृत्य है, चाहे राउत नाच हो या हमारा डंडा नाच हो या जो भी नृत्य में मंच में लोग आते हैं, वो पहनावा में बहुत समानता रहती है। लेकिन यानी जो अंतर है वो ये है कि यहाँ का जो खान पान है, संस्कृति का हिस्सा यहाँ का जो खान पान है उसमें और गुजरात के खान पान में, शैली में थोड़ा सा अंतर है। कुछ चीज़ें वहाँ हैं जो वहीं की है और कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ की, जैसे बासी है तो छत्तीसगढ़ का बासी से गुजरात का कोई संबंध नहीं, जैसे ढोकला है तो उसका छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं। ऐसी कुछ चीज़ें तो डिफर करती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं खाने में, लेकिन जो मसालेदार चीज़ें या चटनी की बातें या बहुत सारी चीज़ें, बहुत समानताएं हैं खान पान में भी यहाँ। और मन का तो मैंने बताया ही। दूसरी बात एक और है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर गांधी सरनेम है, मोहनदास करमचंद गांधी है वहाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी बात है कि गांव-गांव को गांधीराम वर्मा, गांधीराम साहू, गांधीराम
इस तरह के लोग ठाकुर मिलेंगे यहाँ। जी जी मतलब गांधी यहाँ आकर के नाम बन गए जी। और वहाँ वो सरनेम है, वहाँ जातिवाचक है, सरनेम है। हाँ। और यहाँ गांधी, तो गांधी को हृदय में बसाया यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों ने, इसीलिए नाम में भी फर्क है और संस्कृति का ये सूत्र जो है इस तरह जुड़ता है दोनों में। जी। आपने खान पान की बात की, संस्कृति की बात की, हम भाषा पर आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जो मूल भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी, वैसे ही गुजरात में भी मूल भाषा गुजराती है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ी के अलावा भी बहुत सारी लोक बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे हल्बी है, गोंडी है, और भी बहुत सारी बोलियाँ हैं। तो क्या गुजरात में भी ऐसा ही है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी प्रांत में माने एक भाषा नहीं होती जी माने, जैसा बिहार में बिहारी कोई एक भाषा नहीं है जी या राजस्थान में राजस्थानी कोई एक भाषा नहीं, उसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी कोई एक भाषा नहीं है। यहाँ गोंडी है, हल्बी है, भतरी है, तमाम तरह की अलग अलग जंगलों में अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें भाषाएं अलग अलग हैं। जब वो उड़ीसा के क्षेत्र से जुड़ती है छत्तीसगढ़ की धरती, तो वहाँ के जो लोग हैं तो उड़िया और छत्तीसगढ़ी मिल के एक दूसरी भाषा बनती है जी। तो उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं हैं। माने जैसे छत्तीसगढ़ में कई भाषाएं हैं, मातृभाषाएं। गोंडी एक अलग भाषा है गोंड लोगों की, तो भतरी अलग है, हल्बी अलग है जी। आदिवासी समाज में भी हलवा एक समाज है, गोंड एक समाज है, तो समाज अलग है, भाषाएं भी अलग है जी। लेकिन और वहाँ पर भी गुजरात में भी देखेंगे कि काठियावाड़ की अलग भाषा काठियावाड़ी भाषा है जी जी कच्छी एक भाषा है जी और गुजराती एक भाषा है। जी। तो भाषाएं वहाँ भी अलग हैं, होते हुए भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जब हाई स्कूल में जब यानी खड़ी बोली से का जब विकास हुआ और जब कोर्स के लिए निर्धारण हुआ तो उसमें तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी आया, उसमें ब्रज भाषा का सूरदास जी की ग्रंथ का हिस्सा भी आया और हल्बी भतरी भी के भी कुछ अंश आए। मतलब ये कि हिंदी खड़ी बोली का जब विकास हुआ तो उसमें रामचरितमानस जैसा जो महान ग्रंथ लिखा जा चुका है, सूरदास का सूर सागर लिखा जा चुका है, वो अपने आप में बहुत बड़ी भाषाएं हैं। हिंदी से ज़्यादा समृद्ध भाषाएं हैं वो, बिल्कुल अवधि मागधी। लेकिन जब खड़ी बोली को खड़ा किया गया तो ये सारी भाषाएं आई उसमें और हिंदी परिवार जो बना तो इन भाषाओं को हिंदी परिवार की भाषा के रूप में स्वीकृति मिली। उसी तरह से हर प्रांत में गुजराती है, हम लोग समझते हैं कि पूरे गुजरात में एक ही भाषा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हेर फेर के साथ। काठियावाड़ी अलग भाषा है और कच्छी अलग भाषा है और गुजराती, लेकिन एक गुजराती आदमी कच्छी भी समझता है और एक कच्छी आदमी काठियावाड़ी भी समझता है। उसी तरह हर आदिवासी हमारा जो बस्तर और कांकेर और सरगुजा का इलाका, वहाँ जाओगे तो एक छत्तीसगढ़ी आदमी को भाषा की तकलीफ नहीं होगी। छत्तीसगढ़ी को सब वो लोग भी समझते हैं और वो लोग गोंडी अगर बोलेंगे तो एक छत्तीसगढ़ी आदमी समझेगा। तो भाषा में जो अंतर संबंध है उसके लिए सबसे अच्छी बात जयशंकर प्रसाद ने संस्कृति और भाषा के लिए जो बात कही है वो 4-5 लाइन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। शुरुआती ही है वो जी। प्रसाद का जो ग्रंथ है महाग्रंथ, उसकी शुरुआती पंक्ति, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँ, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रलय का चित्र है जो उसके बाद जो 4 लाइन है वो संस्कृति जो उससे जुड़ी हुई है कि नीचे जल था ऊपर हिम था, नीचे जल है ऊपर हिम है, एक तरल है एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो संस्कृति जड़ भी है, चेतन भी है, समाहित है, एक दूसरे को जोड़ के रखती है। और उसके बाद ये भाषा का जो संबंध है, भाषाएं भी आदमी के व्यक्तित्व को तय करती हैं। जिन आप देखोगे कि अलग अलग प्रांत के जो स्वभाव है लोगों का, उसमें भाषाओं का बड़ा असर है। तो छत्तीसगढ़ में भाषा बहुत ही सरल किस्म की है, विनम्रता है। यहाँ गुरु घासीदास जी का गहरा प्रभाव है, कबीरदास जी यहाँ है, उनके शिष्य धर्मदास है। छत्तीसगढ़ ने शांति और एकता और सेवा के संदेश को आत्मसात किया बढ़ करके। इसीलिए यहाँ घासीदास जी बहुत पूजित हैं, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, उन्होंने चरित्र को संभाल के रखने का संदेश दिया, स्त्री को माँ मानने का संदेश दिया। एक और बात है, गुजराती संस्कृति में भी देवी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। वहाँ के नृत्य में देवी की स्तुति होती है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी देवियों का तो जो महत्व है दुनिया जानती है जी। बड़े ही सुंदर ढंग से और जयशंकर प्रसाद जी की लाइनों से आपने बड़े ही रोचक ढंग से हमारे दर्शकों को बताया भाषा और संस्कृति का मेल। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ और गुजरात में जो तीज त्यौहार हैं उनमें क्या समानताएं और विविधताएं हैं?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें प्रांतों के आधार पर अलग लगती हैं। जैसे विवाह पद्धति है। जी। विवाह पद्धति आदिवासी समाज में पूरे हिंदुस्तान में एक है। जी। एक और बात है कि कबड्डी एक खेल है जो पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी का खेल हर ग्रामीण खेलता है। आज यहाँ भी कम हो गया है, गुजरात में भी कम हो गया है, लेकिन कबड्डी अगर कहो तो गुजरात का आदमी जानता है कबड्डी किस खेल को कहते हैं। जी। डंडा नृत्य किसको कहते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ने का यहाँ छत्तीसगढ़ में डंडा पचरंगा एक खेल होता है, गुजरात में भी वो होता है। 30 त्यौहार जो है वो जो मुख्य त्यौहार है, जैसे यहाँ बूढ़ा देव की आराधना होती है। हमारा रायपुर है, यहाँ बूढ़ा तालाब है, सबसे बड़ा जो तालाब है उसका नाम बूढ़ा तालाब था, इसलिए था कि उसको आदिवासियों ने बनाया था। और बूढ़ा देव जो है आदिवासियों का, ये जो भगवान शंकर हैं उन्हें बूढ़ा देव कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और बूढ़ी माता कहा जाता है पार्वती जी को। अच्छा। तो इसलिए मैंने बूढ़ा देव को यहाँ भी मानते हैं, वहाँ भी मानते हैं। दूसरा ये कि सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा है पूरे विश्व में, गुजरात में, और छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह सोमनाथ के मंदिर पाए जाते हैं। तो जो पद्धतियां हैं उसमें थोड़ा सा हेर फेर के साथ, जैसे वहाँ बुजुर्गों को जब विवाह होता है तो बुजुर्गों की पूजा होती है, बहुत महत्ता है वहाँ आदिवासी समाज में। तो इसीलिए जो बुजुर्ग हैं, बूढ़ा का मतलब होता है वृद्ध, और शंकर भगवान का नाम ही बूढ़ा देव है, इसीलिए तो पद्धतियाँ एक समान होते हुए भी थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन समाजों के हिसाब से भी बातें अलग हो जाती है। जैसे आदिवासी समाज ने पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत में उनकी एक पद्धति है, खान पान भी एक है, उनका विवाह पद्धति भी एक है, और उनके तलाक की पद्धति भी एक है। और यहाँ जो लमसेना रखा जाता है छत्तीसगढ़ में, तो गुजरात में भी लमसेना की पद्धति है। अच्छा। कि पहले दामाद को परखा जाता है और परखने के बाद जब वो अपने ससुराल बनने वाले ससुराल घर में रहेगा और जब लड़की पसंद कर लेगी कि हाँ ये मेरे पति होने के योग्य है, तो लड़की स्वीकृति देगी, तब शादी होगी। एक पद्धति यहाँ है छत्तीसगढ़ में। अच्छा। वही पद्धति वहाँ भी है, वो पद्धति दूसरे आदिवासी इलाकों में भी है। तो बहुत सारी समानताएं होते हुए भी, और नृत्य इत्यादि का जहाँ तक का संबंध है तो दसमत कहना एक यहाँ छत्तीसगढ़ का बहुत पॉपुलर मंची प्रस्तुति है, जिसको कि प्रेम साइमन ने लिखा और बहुत नाम हुआ, और उसको गांव-गांव भी खेलते हैं। तो दसमत कहना यहाँ की कथा नहीं है, वो गुजरात की लड़की और गुजरात के राजा की कथा है। अच्छा। जिसका विस्तार ऐसा हुआ कि पता ही नहीं लगता। जैसे पंडवानी जो है वो पांडव यहाँ के नहीं थे, हस्तिनापुर तो दिल्ली के करीब है, दिल्ली को बोला जाता है। लेकिन पंडवानी का जो कीर्ति और पंडवानी की जो कथा है उसको तीजन बाई जी ने और झाड़ू राम ने जिस ढंग से किया, तो ऐसा लगता है कि पांडव छत्तीसगढ़ के थे क्या, कौरव पांडव छत्तीसगढ़ में रहे क्या, ऐसा लगता है कि उनकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, ऐसा कर दिया इन कलाकारों ने। तो ये कमाल। दूसरी बात ये कि संस्कृति की एकता की बात कि वहाँ पर कृष्ण भगवान की पूजा होती है। सूरदास जी की जो सूर सागर है उसको वहाँ के लोग पढ़ते हैं, और भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो की भूमि है वो गुजरात है। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि यहाँ जो चंपारण्य है उसमें जो यहीं जन्म हुआ, पुष्टि मार्ग के आचार्य का जन्म यहीं हुआ। इसलिए गुजरात के यहाँ जितने लोग हैं, जितना निर्माण कार्य है, वो जो चंपारण्य का मंदिर है उसके पुजारी, उसका नियंत्रण, उसका विकास सब गुजरात के लोग, सबसे ज़्यादा प्रभाव। तो एक छोटा सा गुजरात का बहुत गहरा असर है चंपारण्य में, चाहे राजिम के पास है वो स्थान, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में जानते हैं उसको। तो इस तरह से एक इनके बहाने सांस्कृतिक जो सूत्र हैं उसके कारण माने प्रांत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है गुजरात से इस तरह से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारी समानताएं हैं तो बहुत सारी विभिन्नता भी है। जी दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में, जिंदगी में उमंग भरे लोक गीत नृत्य के धुन, लोक गीत नृत्य देखे मन ला मिले बड़ा सुकून। मांदर नृत्य मन लागो जब भाते हैं, धधरिया गीत प्रेम रस बरसाते हैं। सरगुजिया कर्मा के उड़ते हाँ वैसो, सुवा डंडा राउत नाचा मन मोहे तो। लोक संगीत
संग छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। वर्मा जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बातों में कबड्डी का जिक्र किया था, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो पारंपरिक खेल कूद हैं और गुजरात राज्य के जो पारंपरिक खेल कूद हैं उनमें क्या समानताएं और विविधताएं हैं? ऐसा देखिए कि छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो कि डोंगरगढ़ बमलाई है जी, दंतेश्वरी माता है, जो नवदुर्गा है, उनका एक जो अलग स्वरूप है नवदुर्गा का। लेकिन यहाँ पर जो माताएं हमारी बैठी हुई हैं अलग, तो जो कार्तिक इसका महीना चैत्र में नवरात्र होता है और कुंवार के महीने में जो होता है, और जिस ढंग से यहाँ जस गीत गाए जाते हैं और जस गीत के सम्मेलन होते हैं गाँव में, ठीक उसी तरह देवी की स्तुति के गीत गुजरात में भी है। दूसरी बात ये कि यहाँ जो मंचों में जिस ढंग से नृत्य किया जाता है हमारे यहाँ, जैसे पंथी ही है, आप पंथी को मंच में नाचते देखिए, पंथी के कलाकारों को, और डांडिया के कलाकारों को देखिए, तो पद संचालन में और नृत्य कौशल में बहुत अंतर नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि बहुत ही कम अंतर के साथ ये लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। तो इस तरह से वैसे भी ये कहा जाता है कि यानी भंगड़ा जो है नृत्य है जिसको बहुत ही ताकत के साथ नाचा जाता है, पंजाब के का नृत्य है वो। लेकिन मजाक में एक भंगड़ा के बड़े कलाकार ने कहा कि पंथी का जो देवदास का नृत्य है वो हमारे लिए सौत की तरह हो गया है, माने ये भी उतनी तेज़ी से, कहाँ भंगड़े का तेज़ी है और कहाँ पंथी का तेज़ी। तो ये जो समानताएं तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा से अंतर से यानी चीज़ें अलग हो जाती हैं और उसका अलग स्वरूप बन जाता है। तो वहाँ पर आपका गुजरात में नृत्य वही होते हुए भी, देवी की स्तुति होते हुए, भाषा अलग है, प्रस्तुति अलग है, लेकिन पद संचालन अलग है, लेकिन मूल जो केंद्र में जो बात है कि माता की स्तुति है, तो वहीं उसको आप देखेंगे उसके अर्थ को तो एक समान है। वही कामना है, जीवन को अच्छा बना देने के लिए प्रार्थना है, उसी तरह की उसकी माता की महिमा का गायन है, तो एक समान। वर्मा जी, आपने ये बताया तीज त्योहार और संस्कृति के बारे में, है ना। अभी हम खेल कूद के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल कूद हैं वो गुजरात के खेल कूद से किस तरह से समान है? देखिए, मैं वहाँ हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, 80 साल के हैं, कहार जी, डॉक्टर कहार हेड ऑफ डिपार्टमेंट होके वो रिटायर हुए। तो मुझे जाने का अवसर लगा, तो कहानी पाठ के लिए मैं गुजरात गया था। छत्तीसगढ़ी और गुजराती का कहानी पाठ का कार्यक्रम था वहाँ। तो वहाँ अहमदाबाद में हम लोग गए थे, तो उनको भी अपनी बात रखने का वहाँ अवसर लगा। तो एक बात बहुत ही आश्चर्यजनक सामने आई कि जो खेल हैं जी, पारंपरिक जो खेल हैं जी, तो मैंने कहा कि कहार साहब आप ये गिल्ली डंडा खेले हैं कि नहीं? बोले वो तो अनिवार्य खेल है हमारा। एक और बात है, देखिए प्रेमचंद की कहानियों में गिल्ली डंडा एक उनकी कहानी है, गुल्ली डंडा जी। तो गुल्ली डंडा जो कहानी प्रेमचंद ने लिखा, तो पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुल्ली डंडा का खेल होता है। वो जो प्रेमचंद महान कथाकार थे, ऐसा विषय चुनते थे जो पूरे हिंदुस्तान में अधिक से अधिक उसका प्रचार हो। हम लोग भी लिखते हैं, लेकिन हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं रहा। तो खेल में गिल्ली डंडा वहाँ का है, गुजरात का, यहाँ भी वैसे ही है। फुगड़ी एक खेल होता है स्त्रियों का यहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण बालाएं फुगड़ी नाचती हैं, बैठी रहेंगी और हाथ को ऐसा करके नाचती हैं। वो स्वास्थ्य के लिए रामचंद्र देशमुख कहते थे कि जो लड़की फुगड़ी खेलेगी उसका शारीरिक विकास ऐसा होगा कि मातृत्व के समय, मातृत्व के बोझ को वहन करते समय उसको वो असुविधा नहीं होगी जो आज ये तकलीफ हो रही है जी। आज जो सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, वो कहते थे क्योंकि फुगड़ी नहीं खेली जा रही है। अगर फुगड़ी खेला जाए तो वो एक तरह से व्यायाम है। वो फुगड़ी वहाँ फुदरी के नाम से है। अच्छा, गुजरात में फुगड़ी को फुदरी कहते हैं और बहुत ही हर गांव में खेला जाता है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक एकता है जी। उसी तरह से डंडा पचरंगा का खेल होता है। स्त्रियों का खेल भी वहाँ का और यहाँ का एक समान है, पुरुषों का खेल भी एक समान। जो ग्रामीण खेल है वो ग्रामीण हिंदुस्तान में एक समान है जी। तो ये बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। मैं यदि खान पान की बात करूं तो छत्तीसगढ़ी जो पारंपरिक खान पान है, यहाँ पे फरा, चीला, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गुजरात में ऐसा क्या है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है? देखिए, खान पान का सीधा संबंध प्रकृति से है जी, ऋतु से है उसका संबंध जी।
जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ दक्षिण भारत में गर्मी बहुत पड़ती है तो रंग में भी, मनुष्य के रंग में भी फर्क आता है जी। कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है तो आदमी के रंग में भी फर्क आता है। तो खान पान में कश्मीर का आदमी यहाँ पर वो अपना भीतर में सुलगा करके सिगड़ी को रखा रहता है। तो इसलिए कि इतनी ठंड है कि ठंड से लड़ने के लिए खाली कोट और ये नहीं काम आएगा, उसमें जलती हुई आग को उस लोग छाती में लगाए रखते हैं वो जी। तो लेकिन दक्षिण भारत का आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा होगा। तो खान पान का संबंध वातावरण से है। तो गुजरात में जो है वो वहाँ पानी कम गिरता है, वहाँ रेगिस्तानी इलाका भी है वहाँ। छत्तीसगढ़ बहुत हरा भरा है, यहाँ पानी भी बहुत, नदियाँ हैं और यहाँ धान के खेत है जी। तो यहाँ बासी को यहाँ आप अब तो कम हो गया है, लेकिन मजदूर जो खेत जाता था वो रात को खाना बना करके और बासी के रूप में पानी डाल करके रख देते थे और सवेरे पकाने की जरूरत नहीं थी। उठे सवेरे और नाश्ते के रूप में, खाने के रूप में लिए और खेत चले गए, फिर आते थे तो फिर बासी खाए, खाली रात को खाना बनता था यहाँ। छत्तीसगढ़ में ही इतना परिवर्तन हो गया कि अब बासी बहुत कम लोग खाते हैं। वो गानों में है और बड़े कवियों की किताबों में है और कविताओं में अब बासी का महत्व है कि अबड़ पुष्टई भरे भैया छत्तीसगढ़ के बासी में, वो कविताओं में बच गई है। लेकिन बासी को अब कोई खाता नहीं है, बहुत कम लोग खाते होंगे जी। लेकिन चावल को फिर भी खाते हैं यहाँ, चावल की रोटी यहाँ खाते हैं। लेकिन गुजरात में चावल की रोटी नहीं खाने की परंपरा नहीं है। ढोकला जो है वहाँ का मुख्य है, खाखरा वहाँ का मुख्य है, ये सेव डालिया इत्यादि जो नाश्ते में हम लोग उपयोग करते हैं वो भोजन में वो लोग उपयोग कर लेते हैं। रात के समय क्या खाए तो हमारे गुजराती मित्र बोलते हैं कि वो ढोकला था और खाखरा था और सेव डालिया और दही बड़ा, इस तरह से बोलते हैं। तो शुरू में तो आश्चर्य होता था कि ये कोई भोजन है क्या, लेकिन वही भोजन रहता है उनका। तो ये अंतर तो है हमारे में और गुजरात में, ये अंतर है। वहाँ बहुत ही टेस्टफुल, बहुत सारी चटनियों को लेकर के, बहुत यानी स्वाद की दृष्टि से बहुत जागृत और बहुत सचेत और बहुत कुशल इलाका है गुजरात हमारे हिसाब से। अच्छा, आपने लोक नृत्यों की बात की थी गुजरात और छत्तीसगढ़ के दोनों राज्यों के। यदि हम गीत संगीत की बात करें तो पारंपरिक गीत संगीत में कितनी समानताएं हैं छत्तीसगढ़ और गुजरात के में? ऐसा देखिए, आप तो खुद संगीत के क्षेत्र की हैं, वो जो बेसिक चीज है संगीत में जी, उसमें कहाँ अंतर है? उसमें नहीं है अंतर जी। अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे मिथिलेश साहू चले गए, वो एक गीत गाते थे जिसको खुमान साहब बोलते थे कि तुम ये कहाँ से ले आए इस गीत को। वो कहते थे बोयर गुंडा सगा बोयर गुंडा सग ममा के थैली में बोयर गुंडा, ये एक लाइन है उसकी जी। तो इसका मतलब है कि छोटा वाला मतलब आलू गुंडा बड़ा है जी। तो वो बोल रहा है कि छोटे आलू गुंडे के छोटे टुकड़े हैं जी। वो सग ममा के, एक मजाकिया गीत है वो जी, लेकिन खुमान साहब कहते थे कि ये शायद आदिवासी क्षेत्र में रहने के कारण, बारूका क्षेत्र में रहने के कारण शायद वहाँ लोक जीवन में किसी ने गाया होगा तो पाया होगा। लेकिन इसके बावजूद ददरिया गाने का तरीका एक ही है, उसमें आप 4-5 वैरायटी ले लीजिए। कर्मा गाने का तरीका एक है, आप गोंडी कर्मा अलग ले लीजिए, मैदानी कर्मा अलग ले लीजिए, लेकिन नृत्य का ढंग वही रहता है। उसी तरह संगीत जो है उसकी जो अनुशासन है संगीत का वो पूरे विश्व में एक समान है। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी संगीत और पाश्चात्य संगीत में भी अगर अनुशासन की बात करो तो रिदम की बात करो, स्वर की बात करो तो उसमें भी समानताएं हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर गुजरात में और यहाँ नहीं है। और गुजरात के संगीत क्षेत्र के की जो विशेषताएं हैं और हिंदुस्तान में जो लोक जीवन में लोक संगीत का जहाँ तक क्षेत्र है वो एक समान है, बहुत अंतर नहीं है। जो लोग जो जानते हैं उस क्षेत्र में काम किए हैं, हम लोग नहीं भी अगर संगीत क्षेत्र को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं जाना है तो पर भी सुनने से ऐसा महसूस होता है कि इस गीत को तो छत्तीसगढ़ के लोग भी गाते हैं और गुजराती भी मानते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के आए हुए नारायण लाल परमार बहुत बड़े साहित्यकार हुए, मुकुंद कौशल भी गुजरात के मूल के, उनके पिताजी गांधी के आश्रम में उसकी माताजी और पिताजी रहे और यहाँ आए और संस्कृति को तो इसलिए हमको जानने का अवसर लगा, इन लोगों के माध्यम से समझने का अवसर लगा। तो बहुत अंतर हमको नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा। वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने गुजरात की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। संगीत क्षेत्र की आप साधिका हैं तो आपने जो बातें जो उठाने का प्रयास किया मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में आज हमने बात की गुजरात और छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता के बारे में।
अगले कार्यक्रम में कुछ और जानकारियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।